नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूएसएन न्यूज। महानगर पालिकाओं में सत्ता स्थापित हो गई है और सत्ता स्थापना के बाद एक तरीके से महापौर और उप महापौर समेत जो प्रमुख पदाधिकारी हैं उनकी भी नियुक्ति हो गई है। लेकिन महानगर पालिका के कामकाजों को चलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी जो अलग अलग तरह की समितियां होती हैं उनके भी जिम्मे होती है। इन समितियों के पास में भी अलग तरहों के अधिकार होते हैं। कुछ समितियों के पास संवैधानिक अधिकार होते हैं। एक तरीके से नागपुर महानगर पालिका या अन्य महानगर पालिकाओं की हम राजनीति को देखें तो ये जो समितियां होती हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। अक्सर चर्चा होती है कि इनमें होने वाली नियुक्तियों को लेकर या एक तरीके से राजनीतिक रूप से अपने नगर सेवकों को प्रतिनिधित्व दिए जाने के तौर पर इसे हम देखते हैं। लेकिन ये समितियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और अगर ये समितियां चाहें या इनमें शामिल नगर सेवक अगर चाहें तो बहुत हद तक बहुत अलग अलग क्षेत्रों में बेहतर काम कर सकते हैं। तो इन विशेष समितियों की स्थायी समिति के अलावा या परिवहन समिति जो नागपुर में एक बड़ी समिति जिसे हम मानते हैं देखते हैं उसके मातहत जो है पूरी की पूरी शहर की परिवहन व्यवस्था चलती है। तो यहाँ क्या कुछ आने वाले समय में हम देख सकते हैं इन समितियों के माध्यम से क्या कुछ काम हो सकता है या इनकी नियुक्तियां किस तरीके से होंगी आने वाले समय में यानी कि 24 तारीख को जो नागपुर महानगर पालिका की सभा है उसमें ये जो सारे विषय हैं वो रखे जाएंगे और समितियों की नियुक्ति होंगी। तो हम न केवल इन समितियों के कामकाज को समझने की कोशिश करेंगे बल्कि जो नियुक्तियां होने वाली हैं, अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में ज़्यादा बात होगी क्योंकि उसके पास में सत्ता है, इसी को हम समझने जानने की कोशिश करेंगे और हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश करेंगे। तो नागपुर महानगर पालिका की राजनीति को या एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उसकी नब्ज को पकड़ने वाले दो पत्रकार जो लंबे समय से नागपुर महानगर पालिका की बीट को कवर करते आए हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं राजेश प्रायकर, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और लंबे अरसे से नागपुर महानगर पालिका को कवर कर रहे हैं। हमारे साथ रवि गजभिये सर हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर भी लंबे समय से नागपुर शहर और शहर की जो राजनीति है उस पर नजर रखते हैं और रिपोर्टिंग करते हैं। तो प्रायकर जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। ये जो समितियां हैं और इनकी जो नियुक्ति 24 तारीख को होने वाली है इसको आप किस तरीके से देखते हैं? आमतौर पर दो जो समितियां हैं उनकी बहुत ज्यादा चर्चा होती है, एक तो स्थायी समिति और दूसरी नागपुर महानगर पालिका में परिवहन समिति, लेकिन अन्य जो समितियां हैं वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है। नागपुर महापालिका में अभी स्थायी समिति और परिवहन समिति संवैधानिक एक समिति है जिसके ऊपर से एक अपना जैसे बीजेपी 16 इसके रहते हैं अपना स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी के, जिसमें और परिवहन में भी मेरे ख्याल से कुछ उतने ही आते हैं। और ये दोनों समितियाँ एक तो शहर का मुख्य परिचालन कैसे होता है उसके ऊपर डिपेंड, इस समितियों को भी डिपेंड है। जैसे आप बस हो गया, अपना परिवहन हो गया, तो परिवहन समिति पे वो किस तरह से परिवहन सेवा दी जाए उसका पूरा ये जो होता है ढांचा बोल सकते हैं उसको, या फिर एक आराखड़ा होता है शहर का, कितने बस चाहिए, कितने बस स्थानक चाहिए, तो ये एक प्रमुख समिति है परिवहन समिति भी। और स्टैंडिंग तो खैर यानी पूरा पैसों का लेन देन से लेकर यानी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, कितना उसको लगेगा, ये सब इसमें आता है स्टैंडिंग में। लेकिन बाकी भी समिति है जैसे स्थापत्य है, तो उसमें आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो काम है वो कैसे होने चाहिए उसके हिसाब से ये स्थापत्य समिति अपने क्या बोलते हैं उसको सूचना दे सकती है। बाकी के समितियाँ जैसे कुल मिला के अपने यहाँ 13 समिति है, उसमें से 2 ये मेन है और 11 बाकी की जैसे स्थापत्य है या फिर आरोग्य समिति है। हेल्थ कमेटी का तो बहुत ज़्यादा शहर में पहले भी ये रहा है, प्रभाव रहा है कि उन्होंने किस तरह से अपने शहर के हेल्थ सेंटर हो गए या जिसको अपन यूपीएससी जो बोलते हैं वो कैसे बढ़े, वहाँ की आरोग्य सेवाएं लोगों तक कैसे अच्छी से अच्छे मिले, ये समिति का ये काम है। यहाँ तक कि शहर स्वच्छता के बारे में ये समिति बहुत अच्छा काम करती है, यानी कर सकती है, यानी काफ़ी ये है। विधि समिति है जिसमें अपने शहर कॉरपोरेशंस के जो भी लीगल ये जो रहते हैं वो संभालती है। तो ऐसा इन समितियों का काम है। जैसे शिक्षण समिति है, एजुकेशन कमेटी जिसको अपन बोलते हैं, तो शिक्षण समिति में आप काफ़ी हद तक अपने महापालिका की शिक्षण सेवा में सुधार लाने का एक अच्छा मौका इस समिति को होता है।
जो कि अपने अपने कार्यकाल में सभी ने किया है। जैसे मैं उस समय के हम गोपाल बोहरे जी का एक उदाहरण दे सकता हूँ कि वो शिक्षण सभापति होते हुए उन्होंने लड़कियों के हाथों से, बच्चों के, विद्यार्थिनियों के हाथों से 15 अगस्त को झंडा फहराने का एक सभी स्कूलों में एक चालू किया था, जो बाद में कंटिन्यू नहीं हो सका। तो ये एक अच्छा काम उन्होंने किया। तो अच्छे अच्छे एक उपक्रम है या अच्छे काम है वो ये समिति कर सकती है। उसके बाद में गलीच्छ वस्ती निर्मूलन समिति है, जहाँ में ये इसको अपन दलित वस्ती का भी बोल सकते हैं। जो वहाँ का जो विकास है, वहाँ पे जो दलित पिछड़े लोगों का है, उनके वहाँ तक उन तक विकास पहुँचे, ये इस समिति का महत्वपूर्ण काम है। क्रीड़ा समिति होती है, जो स्पोर्ट्स समिति शहर के मैक्सिमम मैदान कैसे हो, शहर के मैदानों का विकास कैसे हो, इसके ऊपर एक काम कर सकती है। लेकिन अपन पिछले कुछ सालों में देखा जाए कि ये मैदानों के विषय में ये समिति ज़्यादा गंभीर नहीं दिखी। ठीक है, आयोजन स्पर्धाओं का आयोजन में वगैरह करती है, लेकिन इस समिति ने अगर क्रीड़ा शहर के मैदानों के ऊपर अगर ध्यान दिया तो शहर के मैदान अच्छे बन सकते हैं, वहाँ से अच्छे हर मोहल्ले से अच्छे खिलाड़ी निकल सकते हैं, ऐसी ये समिति है। उसके बाद में अग्निशमन समिति है। अग्निशमन समिति में जैसे आज आपने यहाँ देखा होगा, अपने यहाँ शहर काफ़ी माने वर्टिकल बहुत बढ़ रहा है, तो उसमें कितना नियंत्रण होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फिर उसमें अग्निशमन की जो यंत्रणा है उसमें पूरेपूर है नहीं है, उसके ऊपर ये नियंत्रण रखना चाहिए। तो ये समिति का काम है। वैसे उसी प्रकार जल प्रदाय एक प्रमुख समिति है, वाटर कमेटी अपन जिसको बोलते हैं, कि शहर में जो पानी का पुरवठा है वो कैसे हो। हर आदमी को अब कितने सालों से अपन देख रहे हैं 24 घंटे पानी पुरवठा का, वो आज तक कंप्लीट नहीं हुआ है। सिर्फ आज तक सिर्फ 2.4 लोगों को ही मिल सका है 24 घंटा पानी। तो ये समिति ने ये करना चाहिए कि भाई ये एक लक्ष्य देना चाहिए OCW को या फिर कॉरपोरेशन को कि ये कब तक पूरा होगा। 14 साल से हम लोग ये सुनते आ रहे हैं कि 24 तास पानी। आज भी 4.5 लाख लोगों को अभी 2 घंटे से 4 घंटे तक ही पानी मिल पाता है। तो ये समिति ने उसके ऊपर काम करना चाहिए। इसके अलावा शहर को अपने यहाँ जो जहाँ पानी आज लग रहा है, शहर जैसे बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से एक 10 साल के बाद कितना पानी लगेगा, उसका एक प्लानिंग एक कमेटी ने ये करना चाहिए कि अपन कहीं और से पानी ले सकते हैं क्या, कहीं और से तालाब से ले सकते हैं क्या, उसका एक आराखड़ा एक समिति कर सकती है और इसने करना चाहिए। अभी इनको संधि है। और उसके बाद में एक कर आकारणी समिति है। जैसे कि अपने यहाँ कर ज़्यादा तो है नहीं, लेकिन जो जिसको क्या बोलते हैं बकाया जो बोलते हैं, वो करीब 750 करोड़ के करीब है। इसमें से कुछ केसेस कोर्ट में हैं, कोर्ट में नहीं अच्छा, अपने कर की LBT तो अलग है। हाँ, वो केसेस अलग है, लेकिन कई लोगों के ऊपर मालमत्ता कर बढ़ गया तो वो कोर्ट में चले गए। तो ऐसे भी कुछ पेंडिंग केसेस है। तो वो पेंडिंग केसेस कैसे सॉल्व हो, ये विधि समिति के साथ बैठ के अच्छा ये कर सकते हैं कि ये केसेस अगर निकलते तो हमारा वो 750 करोड़ रुपये वापस आ सकता है। कॉर्पोरेशन को एक अच्छे विकास, शहर को अच्छे विकास की तरफ ले जा सकती है। ऐसे इस तरह से ये समिति यहाँ है। और अभी एक इन समितियों पे एक सही में भाजपा के पास 102 लोग हैं और सभी के सभी अच्छे हैं। योग्य आदमी के हाथ में नेतृत्व इन समितियों का दिया जाए तो शहर का एक अच्छा खासा एक विकास हो सकता है और अच्छे शहर के विकास में ये अच्छा योगदान दे सकती है ये समितियाँ। रवि जी, आपके पास मैं आऊँगा। जो राजेश जी ने एक बात कही कि योग्य व्यक्तियों को अगर इन समितियों को जिम्मेदारी दी जाए या योग्य व्यक्तियों को इसमें नियुक्त किया जाए, जैसे आपने 1-2 उदाहरण भी दिए कि किस तरीके से अगर योग्य व्यक्ति वहाँ रहा और उसने खुद बहुत अधिक इंटरेस्ट लिया तो उसने उन समितियों के माध्यम से बहुत बेहतरीन काम किया। लेकिन हम ये देखते हैं कि ये समितियों में सामान्य तौर पर पॉलिटिकल नियुक्तियों के तौर पर हम बहुत ज़्यादा देखते हैं कि अगर कोई नगर सेवक है, उसे मेन समितियों में जगह नहीं मिली तो उसे यहाँ पर फिट कर दिया जाए या एडजस्ट कर दिया जाए, इस तरीके की मानसिकता रहती है। इस मानसिकता से निकलकर अगर वाकई में शहर के विकास को फोकस रख के इन समितियों के माध्यम से अगर फोकस करके हम ध्यान दें तो संभव है कि बहुत बेहतर रिजल्ट ये समितियाँ जो हैं वो दे सकें। पक्का दे सकती है। अब ये जिम्मेदारी है और ये टटोलना जो है वो भाजपा के ऊपर है। 102 जो आंकड़ा है इसमें बहुत से नए हैं, कुछ जूने भी हैं। तो इनमें से उनको टटोलना है कि कौन सा व्यक्ति, कौन सा नगर सेवक कौन से सब्जेक्ट में पारंगत है या उसको उसकी जानकारी अभ्यास या स्टडी है उसकी, तो उस तरीके से उन्होंने करना चाहिए। रही बात पॉलिटिकल की, तो पॉलिटिक्स थोड़ा अगर किनारे रखे तो अगर ऐसे अच्छे व्यक्ति को अगर वो समितियों का जिम्मेदारी दी गई
तो मुझे लगता है कि बेहतर काम हो सकता है, बेहतर आइडियाज़ आ सकती है, बेहतर अच्छे सूचनाएँ और काम हो सकता है। तो मुझे लगता है कि भाजपा पे अब ये डिपेंड करता है। अभी उन्होंने मेयर तो दे दिए, डिप्टी मेयर तो दे दिए, रही बात स्टैंडिंग की और परिवहन तो 2 समितियाँ बहुत बड़ी समिति है, संवैधानिक अधिकार है उनको। पर बाकी समितियों के अधिकार और बाकी समितियों का काम जो है वो उसको अपन नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जिस तरीके से मुझे लगता है कि एजुकेशन और हेल्थ, ये जो 2 कमेटियाँ हैं ये शहर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एजुकेशन इसलिए है कि अपने महाराष्ट्र में बहुत जिनसे क्या बोलते इस पर डाउट हो रहा है कि मराठी स्कूल जो है वो बंद हो रही है। लोगों को नागरिकों को इंग्लिश स्कूल चाहिए, पर मराठी जो है, मराठी जो अपनी मातृभाषा है वो मराठी की स्कूल बंद नहीं होनी चाहिए। नागपुर में बहुत से स्कूल है जो मराठी स्कूल बंद हुई है, एक अच्छे जगह से जो है वहाँ पे बंद हो चुकी है और वहाँ पर कोई तो भी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स स्कूल खड़ा हुआ। मुझे लगता है आने वाले पीढ़ियों के लिए ये मराठी स्कूल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के जो भी अधिकारी बन चुके वो महापालिका जिला परिषद स्कूल के थे। तो मुझे लगता है कि ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है कि एजुकेशन समिति के जो भी पदाधिकारी होंगे आने वाले दिनों में, तो उन्होंने इस पर ध्यान देना चाहिए। रही बात हेल्थ की, तो हेल्थ के मामले में देखा जाए तो नागपुर में दूषित पानी का बहुत बड़ा कारण है। और हॉस्पिटल्स का जो है, अभी तो टाटा ने ओवरटेक कर लिए, जो सेंटर्स है वो सेंटर्स में हेल्प कर रहे हैं, तो अच्छी सुविधाएं मिल रही है। पर मुझे लगता है इसको और अच्छे तरीके से अपन कर सकते हैं, जैसा दिल्ली में प्रयोग किया गया मोहल्ला कमेटी का, उस तरीके से अगर अपन यहाँ पर भी अगर मोहल्ला कमेटी का, अभी जैसा 4 वार्ड मिलकर एक प्रभाग है, तो इतना बड़ा स्पेस है और तुलना में नागरिक केंद्र, आरोग्य केंद्र जो है वो बहुत कम है। तो मुझे लगता है अगर इन्होंने इस तरीके से अगर वो पार्ट में अगर छोड़ा मोहल्ला क्लिनिक समान कुछ आइडियाज़ नहीं लाए, तो मुझे लगता है कि आपने शहर की हेल्थ भी दुरुस्त होती थी। और 2 कमेटी है जिसमें क्रीड़ा सांस्कृतिक एक कमेटी है और एक पर्यावरण जैव विविधता समिति है, जिसको बहुत से लोगों को पता नहीं है कि पर्यावरण और जैव विविधता ये बहुत काम की चीज़ है। शहर के प्रदूषण पर्यावरण को लेकर आदमी ने अपन बहुत संवेदनशील रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि पिछले कई सालों से नागपुर शहर में इस क्षेत्र में कुछ काम नहीं हुआ। शहर बहुत विकास हो रहा है, शहर में पायाभूत इंफ्रास्ट्रक्चर के काम बहुत हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलपमेंट करते हैं तो कुछ ना कुछ अपने को उसके लिए कुछ बलि देना पड़ता है। तो अपने यहाँ के पेड़ जो थे वो पेड़ काटे गए। तो मुझे लगता है कि इसका सबऑर्डिनेट अगर कुछ तो भी पर्याय अगर निकाला जाए तो मुझे लगता है बहुत बेहतर होगा। अपने यहाँ पे देखा जाए तो सेमिनरी हिल्स, ये पश्चिम नागपुर का जो पार्ट था ये बहुत ग्रीनरी था। अभी तो वहाँ पर कोई डेवलपमेंट के कोई रास्ते और ना डेवलपमेंट ना फ्लाईओवर के, तो वो भी है। बट ये जो अपना मध्य नागपुर का पट्टा जो गड्डी गोदाम से वो पट्टा रहता है, वो सबसे ग्रीनरी था। वहाँ पर भी अभी पेड़ कम हो गया बहुत। और अपने यहाँ एक नियम है कि अगर एक पेड़ काटते हैं तो उसके मुकाबले 10 पेड़ अगर लगाना चाहिए, पर अब कभी उसका होता नहीं है, ये हुआ नहीं है। मुझे लगता है इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है और ये जिम्मेदारी ये समिति की है, पर्यावरण और जैव विविधता। भला ही ये इनको अधिकृत नहीं है, बट उतना अधिकार नहीं है, बट ये सूचना कर सकती है और वो काम करवा सकती है, ये लगता है मुझे लगता है। और उसके बाद में क्रीड़ा समिति और सांस्कृतिक समिति है। तो अभी देखा जाए तो गडकरी साहब सांस्कृतिक और क्रीड़ा का आयोजन बहुत बड़े पैमाने पे करते हैं। पर मुझे लगता है कि महानगर पालिका के स्कूलों के बच्चे जो है वो बच्चों को भी अगर क्रीड़ा और सांस्कृतिक बहुत अच्छे अपने यहाँ पे बच्चे हैं जो अलग खेलों में निपुण हैं। अपने यहाँ के बहुत अच्छे कलावंत हैं लड़के बच्चे जिन्होंने बहुत अच्छा पारितोषिक जीता है, दिल्ली में जाकर जीता है। मुझे लगता है कि ये समिति पर भी अच्छी जिम्मेदारी है। पर अभी भाजपा किस तरीके से के नगर सेवकों को जिसको इंटरेस्ट है या जिसको जो विभाग की जानकारी है, मुझे लगता है वो उन्होंने दिए तो बहुत अच्छा काम शहर में हो सकता है। राजीव जी, आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जब इसमें नियुक्ति करेगी अपने नगर सेवकों की, तो क्या उसका थॉट प्रोसेस रहेगा? जिस तरीके से हम लोग आशा और आकांक्षा व्यक्त कर रहे हैं कि इस तरीके से होना चाहिए, क्या उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी सोच सकती है या उसका ये रहेगा कि पॉलिटिकल नियुक्तियों पर ज़्यादा फोकस रहेगा? नहीं, अभी जैसे रवि जी ने बताया कि नियुक्ति के बजाय जो योग्य रहेगा, जैसे बहुत से अपने यहाँ 102 में बहुत से कई लोग इंजीनियर्स हैं, कई लोग वकील हैं, एडवोकेट हैं, तो उनको उस हिसाब से अगर दी जाए कि सिविल इंजीनियर कोई है तो उसको स्थापत्य दिया जाए, या फिर कोई वकील है तो उसको विधि समिति का ये बनाया जाए, कोई पर्यावरण में काम कर रहा होगा तो उसको पर्यावरण समिति, ये तो एक अलग अलग सब्जेक्ट्स का है। और भाजपा के पास 102 है तो उसको बाकी लोगों से कुछ लेना देना तो है नहीं कि भाई इधर का उधर का ले गया या कुछ ये करेगा, ऐसा कुछ तो है नहीं।
फिर भी जितना उनके पास है तो पॉलिटिकल का तो मेरे को नहीं लगता कि पॉलिटिकल कुछ फ़ायदे के लिए उनको कुछ ये करना पड़ेगा। उन्हीं के पास जो है, उन्हीं के पास अच्छे लोग हैं, उन्हीं के पास जो बेहतर चुन सकते हैं उसमें से, तो उन्होंने देना चाहिए उस चीज़। कुछ पुराने जो नगर सेवक है जैसे दोहड़े जी है, मिसेस दिव्या दोहड़े है, या फिर और भी है, तो उनको एक अच्छी जवाबदारी का काम अगर दिया जाए तो वो अच्छा से कर सकते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं उनके पास, बीजेपी के पास। आपको क्या लगता है कि ये समितियों के अध्यक्ष या जो सभापति रहेंगे, उन्हें चुनने में किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है वो चौंका सकती है? जैसे महापौर और उप महापौर तो तय हो गए, लेकिन स्थायी समिति का नाम जो है वो अब भी सार्वजनिक नहीं। बहुत सारे लोग चर्चा कर रहे हैं, हालांकि अब भी वो नाम एक तरीके से सार्वजनिक नहीं है, और जो पार्टी के नेता हैं वो भी पत्रकारों को बहुत खुल के नहीं बता रहे हैं। हालांकि एक जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं उससे संकेत ये लगाए जा रहे हैं कि भैया ये जो हैं ये स्थायी समिति के अध्यक्ष होने वाले हैं या होने वाली हैं, ये लगभग तय है। चौंकाने वाले नाम तो नहीं होंगे मुझे लगता है, क्योंकि चौंकाने वाले नाम जो है मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग चेयरमैन का रहता है, और परिवहन का ज़्यादा। बाकी समिति में चौंकाने वाले नाम नहीं है। मुझे लगता है कि इसमें अनुभवी और जिनको इंटरेस्ट है वो व्यक्ति को दिया जाए, पर इसमें भी थोड़ा विधानसभा मतदार संघ न्याय का उनको बैलेंस करना पड़ेगा। वो तो करेंगे, वो तो करना भी चाहिए उन्होंने, जिस तरीके से 102 लोग आए हैं और बाकी सभी लोगों को इंक्लूड करना है तो वो करेंगे। बट मुझे लगता है कि ये जो अधिकृत वाली जो अधिकार वाली जो बात थी और जो बड़ी पोस्ट थी वो अगर उन्होंने दे चुके हैं तो इन्होंने पार्टी में ही मंत्रणा करना चाहिए मुझे लगता है। अब ये तो हमारा, हम पत्रकार, हम तो छोटी सी सूचना कर सकते हैं कि इन्होंने इनके नगर सेवकों को जो अभी बाकी बड़े पोस्ट दे नहीं सकते, तो उन्होंने उन नगर सेवकों को पूछना चाहिए कि किस में इंटरेस्ट है, या इनको भी मालूम होगा जब जिस इनके तरफ में बायोडाटा उनका आया होगा तो कौन से नगर सेवक या कौन से व्यक्ति कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखता है, या उनका क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, वो सब देकर अगर उन्होंने सोच के अगर समितियाँ दी है तो मुझे लगता है कि ज़्यादा काम हो सकता है। तो राजेश जी, आप विधि समिति का जिक्र कर रहे थे। विधि समिति जो है वो बहुत महत्वपूर्ण समिति रही है, और संजय बालपांडे जो है वो उसके अध्यक्ष भी रहे। लेकिन अब अगर पार्टी उन्हें ये कहती है कि आप ये जिम्मेदारी संभालिए, तो क्या वो अपने तरीके से, इतने सीनियर नगर सेवक है तो वो स्वीकार कर पाएंगे क्या? मुझे नहीं लगता कि संजय बालपांडे अभी कर पाएंगे, लेकिन उनके पास और एक वो मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, वो भी एडवोकेट है, कोई तो भी गायधन है शायद। हाँ, तो उनको समिति वो दे सकती है। वैसे बहुत से जैसे मैंने एक और क्या नाम लिया था, जैसे हेल्थ का, तो डॉक्टर तो है नहीं, लेकिन उसके आसपास के कुछ लोग हैं तो उसको दे सकते हैं जो हेल्थ इशू अच्छे तरह से समझ सकता है। और वो मेरे ख्याल से और एक उनका, यानी मैं एक चर्चा थी एक बीजेपी में कि भाई ऐसे नगर सेवकों ने कुछ एक चर्चा शुरू की कि मैक्सिमम एक जितनी भी समितियाँ हैं उन समितियों में महिलाओं को लिया जाए और महिलाओं को एक नेतृत्व दिया जाए पूरी समितियों का। हाँ, ये मेयर के अपना पदभार संभाल रहे थे, उस दिन ये चर्चा चल रही थी कि भाई सारे के सारे समितियों के सभापति महिला हो, उसके सदस्य महिला हो, और स्टैंडिंग का भी पूरा, और स्टैंडिंग में जो कांग्रेस के 4 आने वाले हैं उनको भी हम लोग ये करेंगे कि भाई चारों आप महिला दो, तो एक अलग प्रकार का नागपुर का, एक देश में एक अलग प्रकार का एक विक्रम हो जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा। इस हिसाब से भी बीजेपी चर्चा कर रही है, तो वो उस हिसाब से भी वो कैंडिडेट दे सकते हैं समिति में महिलाओं को लेके, तो एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा ये संदेश भी जाएगा पूरे देश में अगर ऐसा होता है तो। पर जी ऐसा हो सकता है कि जो चर्चा कर रहे थे, और उस चर्चा का साक्षी मैं भी था, और नागपुर महानगर पालिका या मनपा की राजनीति चलाने वाले जो सारे प्रमुख नेता थे उसमें 1-2 लोग नहीं थे जिनका सीधे तौर पर हस्तक्षेप है कि इन नियुक्तियों और बाकी सारी चीज़ों को लेकर, लेकिन ये मोटे तौर पर एक वहाँ पे एक माइंडसेट जो है वो तैयार हो रहा था कि स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन अगर अब नियुक्ति होने की है तो हम भी अगर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, अगर महिला होती है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो क्यों ना सारी की सारी स्टैंडिंग कमेटी में जो है हम और पार्टियों से भी ये एक तरीके से गुजारिश करें कि वो भी जो है कम से कम पहले साल सारे महिला जनप्रतिनिधियों का नाम दे, महिला नगर सेविकाओं का नाम दे, ताकि हम उन्हें स्टैंडिंग कमेटी में जगह दे। तो इस तरीके की चीज़ हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी ये भी कर सकती है क्या? कर सकती है, करने उनके पास में ऑप्शंस ओपन है, उनके पास में नगर सेविकाओं की संख्या भी ज़्यादा है, और वो क्या बोलते हैं उनकी तरफ अच्छे सीनियर्स भी कुछ महिलाएं नगर सेविका है उनकी तरफ में जो कर सकती है। पर मुझे लगता है कि ये ठीक है, 32% आरक्षण है महिलाओं का तो देना चाहिए, पर मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा अगर तुम रिकॉर्ड करने के लिए अगर सोचते हो ये करने के लिए, तो मुझे लगता है कि शहर का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा एक थिंकिंग भी रहना चाहिए किसी के पीछे। कुछ समितियाँ ऐसे हैं जहाँ पर पुरुष ही कर सकते हैं काम, कुछ मर्यादाएँ हैं,
कुछ मर्यादा के हिसाब से उन्होंने उनकी नियुक्ति करना चाहिए। अगर करते हैं, अगर एबल है तो बिल्कुल करना चाहिए। सभी समितियों का अध्यक्ष महिलाओं को करने में कोई दो राय नहीं है, अच्छी चीज़ है, अच्छा काम भी हो सकता है। बट मुझे लगता है कि सभी समिति का अगर चेयरमैन करते और बाकी मेंबर अगर लेडीज करते तो मुझे लगता है कि एक उसमें एक ही पना आ जाएगा। तो थोड़ा सोच कर ये समितियों पर नियुक्ति करना चाहिए। बाकी रही बात बीजेपी के अलावा बाकी इसमें पार्टियों की, तो वो उनकी सोच क्या हो सकती है वो तो अभी आने वाले दिनों में कैसे समझेगा। राजेश जी, आपने मनपा का चुनाव होने के बाद में एक बड़ी अच्छी स्टोरी भी की थी कि कौन से जो नगर सेवक चुन के आए हैं, कौन कौन से प्रोफेशन से वो बिलोंग करते हैं, उनका शैक्षणिक योग्यता कितना और किस तरीके से, वो भी एक डेटा का ही काम करेगा अगर उस स्टोरी को रेफरेंस में लिया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी अगर लेती है। लेकिन अगर हम जो विपक्ष है उसके नज़रिए से अगर सोचें या इन समितियों में विपक्ष के रिप्रेजेंटेशन के तौर पर अगर हम सोचें तो क्या कुछ स्थिति रह सकती है, या विपक्ष किस तरीके से सोचता है इन समितियों में अपनी नियुक्ति को देख के, और विपक्ष के पास में जो सदस्य संख्या है, स्वाभाविक सी बात है कि उसको भी अपने हर नगर सेवक को कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है, रिप्रेजेंटेशन देना है। तो प्रमुख तो परिवहन और स्थायी समिति हो गई, तो वहाँ के लिए तो बहुत ज़्यादा एक तरीके से मारामारी होगी। लेकिन ये समितियाँ भी जो हैं वो ये भी काम करने के लिहाज से बहुत बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। तो विपक्ष के नज़रिए से क्या कुछ वो सोच रहे हैं? इसमें ऐसा है कि एक तो अपने यहाँ पानी का थोड़ा सा बहुत ज़्यादा रहता है और विपक्ष पानी को लेकर ज़्यादा गंभीर रहता है, अरे विशेषता धूप काले में। तो एक जल प्रदाय समिति में वो कुछ सदस्य अगर दे सकते हैं तो उसमें देंगे। उसके बाद में हेल्थ ऐसा एक विषय है कि उसमें भी कुछ सदस्य वो लोग दे सकते हैं। और फिर रही अग्निशमन, जो कि शहर का विकास के लिए, शहर के विकास पे नियंत्रण कैसा रहना चाहिए, जो बिल्डिंग्स बन रही है उसके ऊपर नियंत्रण रहना चाहिए, वो एक समिति प्रमुख है, तो उसके लिए वो सोच सकते हैं। बाकी तो मुझे लगता नहीं कि उनके पास सदस्य संख्या बहुत कम है, तो मेरे ख्याल 34 जो सदस्य संख्या है उसमें ये इतने में आ जाएगा। वो 3-4 समितियाँ वो यानी 3-4 समिति में अपना प्रतिनिधि दे सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और अगर भाजपा ने अपना मन बड़ा किया तो विपक्ष को सारी समितियों में भी स्पेस दे सकती है। स्पेस दे सकते हैं, लेकिन उनके पास उतना नगर सेवक, उनके सदस्य संख्या भी उतनी होनी चाहिए ना। फिर उसके बाद में, क्योंकि समितियां तो हो गई, उसके बाद में झोन सभापति भी है अपने, कम से कम ज़्यादा तो नहीं लेकिन 8 झोन सभापति तो इसके पास चले जाएंगे, बीजेपी के पास। उसके बाद में एक मेरे ख्याल से एक पश्चिम नागपुर में कांग्रेस की तरफ एक झोन चला जाएगा। और आशीनगर झोन जो है वहाँ पे थोड़ा सा ऐसा रहेगा क्योंकि कांग्रेस के वहाँ पे 7 नगर सेवक है और मुस्लिम लीग और MIM मिल के 7 है, वहाँ पे बीजेपी एक है और BSP एक है। तो वहाँ पे अभी कांग्रेस का सभापति बैठेगा या ये दोनों का, यानी MIM और मुस्लिम लीग का, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ये हो सकता है। तो एक अच्छा वहाँ पे देखने को मिलेगा वो आशीनगर जोन में एक अच्छी चूरस, क्योंकि BSP के हाथ में बहुत ये रहेगा। BSP अगर MIM और मुस्लिम लीग के साथ जाते तो उनका बैठेगा, अगर इधर कांग्रेस के साथ दिया तो कांग्रेस का बैठेगा। तो ये सभापति भी देना है सभी को, तो उसका भी एक विचार किया जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। रवि जी, MIM और मुस्लिम लीग इनके रिप्रेजेंटेशन को आप किस तरीके से देखते हैं? और एक तरीके से ये गठबंधन है और 10 सीटें इनके पास में, और ऐसा कहा भी जा रहा है कि इन समितियों में और स्थायी समिति और बाकी की समितियों में जो महत्वपूर्ण है उन पदों को एक तरीके से हासिल करने के लिए और संख्या बल को दर्शाने के लिए ये गठबंधन किया गया है। असलम मुल्ला जो इस गठ के नेता हैं वो लंबा उनका अनुभव भी रहा है और उनको मालूम है कि किस तरीके से पॉलिटिकल डील और सारी चीज़ें की जाती है और किस तरीके से उसका लाभ लिया जाता है। तो इस गठबंधन का रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से रहेगा, क्योंकि इनके पास में भी सदस्य संख्या जो है वो 10 है, और BSP के बारे में भी आप क्या सोचते हैं, क्योंकि उनके सदस्य संख्या 1 है, क्या BSP को रिप्रेजेंटेशन मिल सकता है क्या कहीं? मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि टोटल 118 नगर सेवक है जिनको समितियाँ मिलेंगी 151 में से 118 समिति के। तो उसके लिए ऐसा है कि सभी और कायदा में, कानून में लिखा हुआ है कि अगर सत्ता पक्ष के समिति के मेंबर होते हैं तो विपक्ष के भी गुणांक जो उनका वेटेज होता है, वेटेज के हिसाब से मेंबरशिप होती है। तो मुझे लगता है कि वो वेटेज देंगे। रही बात मुस्लिम लीग और MIM की, तो अगर MIM ने अगर मुस्लिम लीग से अगर युति नहीं करती, गठबंधन नहीं करता, तो भी एक वेटेज के हिसाब से एक मेंबर MIM का जा सकता था, स्टैंडिंग में जा सकता था। बट ये है कि उनका वेटेज बढ़ने से क्या होगा कि इनको भी चांस मिलेगा, उनको भी चांस मिलेगा, और जोन सभापति की इसमें उनको क्या बोलते हैं, बहुत इजी हो जाएगा कि 10 ये है। BSP का एक मेंबर जो है वो इन्हीं की तरफ से जाएगा,
मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि कांग्रेस की तरफ में जाते हुए इन्हीं की आगे की तरफ जा सकता है। उनसे उनके विचार मिलते हैं तो वो उस साइड से जा सकते हैं मुझे लगता है। उसके लिए आसिफ नगर जोन में इनका ये जो युति है मुस्लिम लीग और एमआईएम की, तो उनको एक सभापति हो सकता है और स्टैंडिंग में इनका एक रहेगा, ये तो नहीं रहे बाकी रहेगा। बाकी कमेटियों पर देखा जाए तो वेटेज कैसे इनको भी देना ही पड़ेगा और वो कांग्रेस की भी जाएगा। और रही बात कांग्रेस और इसकी, तो कांग्रेस के तरफ इस बार जो चुनकर आए जो नगर सेवक है वो बहुत अच्छे हैं, अभ्यास है, आंदोलन है और लोगों में रहने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस इस बार जो मेंबर भी देंगी, जो कमेटियों में देंगी, तो वो कमेटियों पे बहुत अच्छे कैंडिडेट देंगी। ऐसा देखा जाए तो अभिजीत झा है एक अच्छा कैंडिडेट, अच्छे है। वसीम खान है जो अच्छे हैं इनकी तरफ में गौतम अंबादी जो दुर्बल घटक के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, उनको पूरा जानकारी है उस चीज़ का। उसके अलावा दिनेश यादव जी है जो बहुत अच्छा काम करते हैं। एक मनीष बंसल नाम का कैंडिडेट उनकी तरफ प्रभाग 2 से चुनकर आया, वो आंदोलन से निकला हुआ व्यक्ति है, तो वो भी अच्छा काम कर सकता है। एक भावना लोनारे नाम की नगर सेविका 3rd टाइम चुनकर आई है कंटिन्यू, सबसे बड़े मार्जिन से चुन के आई, उसका भी बहुत अच्छा काम है, उनको भी एक अच्छी समिति मिल सकती है। तो मुझे लगता है कांग्रेस की तरफ में बहुत अच्छे कैंडिडेट्स हैं। और भाजपा अगर महायुति की अगर चर्चा करती है तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा नाम जो है तो आभा पांडे जी का है, जो उनके साथ में सपोर्ट में है। तो उनका तो अनुभव तो इस्तेमाल करेंगी पक्का। और बीएसपी को भी इनको तो कहीं ना लेना ही पड़ेगा, तो हो सकता है बीएसपी को भी एक समिति मिल जाए। इस तरह से राजीव जी देखा जाए तो जैसे रवि जी ने आभा पांडे के नाम का जिक्र किया, महायुति के साथ में है लेकिन वो अकेली हैं, मतलब उनके पार्टी से भी और खुद भी वो अकेली ही हैं। या बसपा से हम बात करें तो उनकी एक नगर सेविका है। तो इनको भारतीय जनता पार्टी मन बड़ा करके अपनी ओर से जो है स्थान देने की एक तरीके से कोशिश करेगी क्या? आपको दिखाई ऐसा लगता है क्या कि ऐसा भाजपा कर सकती है? मन कितना बड़ा है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। नहीं तो दोनों यानी आभा पांडे यानी आपका यानी सभी शहरवासियों को पता है कि उनका काम कितना अच्छा है। वो लोगों के साथ मिलती है, अधिकारियों के साथ उनका कोऑर्डिनेशन अच्छा है, वो काम करने के लिए बहुत अच्छे। तो क्या अच्छे समिति में उनको लेना चाहिए। उनको पिछला अनुभव है, उनके अनुभव का फायदा किसी ना किसी समिति को हो सकता है। जायसवाल जी है, मिसेस जायसवाल बीएसपी के एकलौती है वो, तो उनको वो भी उनका भी एक अच्छा अनुभव है। उनके उस उत्तर नागपुर में अच्छा काम है उनका वाला। तो एक उत्तर नागपुर में यानी जैसे मेरे ख्याल से अगर बीजेपी अगर चाहती है कि भाई उत्तर नागपुर में उनका कुछ आगे बढ़े तो इनको साथ में लेके वो काम कर सकती है। तो मुझे लगता है कि वो बीजेपी को देना चाहिए इनको, लेकिन वो उनका कितना बड़ा मन है, एक बड़ा मन करते हैं इनके बारे में नहीं करते हैं, ये तो 24 तारीख को पता चलेगा। और क्या ऐसा भी होगा कि अलग अलग समितियों में हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं कि कौन से विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या रही? अलग अलग समितियों में हम ये देख सकते हैं कि पूर्व का हमें आधिपत्य ज़्यादा दिखाई देगा, क्योंकि पूर्व में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज़्यादा सीटें जीती है। बिल्कुल, ये तो देखा जाएगा। बीजेपी तो कम से कम बीजेपी तो देखेंगे कि उनसे ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर जो नगर सेवक जो उनको कोई ना कोई समिति मिले। और एक पहली बार चुनकर आता है कोई भी व्यक्ति तो उसको लगता है कि मेरे पास में कोई तो भी अधिकार हो। सिर्फ नगर सेवक का लेवल लगने से नहीं चलता है, उसको अपने प्रभाग में काम भी करना है। नगर सेवक का जो निधि है वो तो मिलेगा, पर समिति में काम करके उसका एक सेटिस्फैक्शन होगा। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें तो रहेंगी कि हर एक समिति, और ज़्यादातर 100 मैं आपको बताया 118 का आंकड़ा बताया, 118 आंकड़े में कम से कम 102 100 के आसपास तो इन्हीं के रहेंगे, बीजेपी के रहेंगे। तो उनके पास में बहुत कैपेसिटी बहुत है, मतलब इनके पास में जगह बहुत है जहाँ पर काम करवाने का इतना है कि सिर्फ अच्छे लोगों को और अच्छे जिसको इंटरेस्ट से काम करने का तजुर्बा है, जिसको काम करना है, उन लोगों को लेना चाहिए मुझे लगता है। हाँ, रही बात तो वही शिवसेना के कैंडिडेट की बात करें तो किशोर कुमेरिया जी इतने अनुभवी है, उनका भी अनुभव का फायदा शहर के अच्छे के लिए। मुझे लगता है कि भाजपा सत्ता में आई है, चौथी बार आई है, तो शहर के अच्छे के लिए उन्होंने इन सब सारी चीज़ों को राजकीय विभिन्न बाजू में रख के अगर इन्होंने इनका इस्तेमाल किया, इनके अनुभव का फायदा लिया। आभा पांडे जी का देखा जाए तो हर सब्जेक्ट में उनको पता होता है, सब्जेक्ट के बारे में वो डिटेल्स में जाती है, कोऑर्डिनेशन करती है, सब्जेक्ट को जानती है सब। मुझे लगता है कि ये सब जो अनुभवी जो आए हैं अपने तरफ चुनकर, तो वो ये सब अनुभवी लोगों का फायदा लेना चाहिए, शहर के अच्छे के लिए लेना चाहिए मुझे लगता है।
शिवसेना जो है शिंदे गुट, उनका भी एक ही नगर सेवक है और ऐसी स्थिति है उस नगर सेवक की कि वो मतलब किस पाले में जाए या किस तरीके से वो काम करे, इसको लेके भी दिक्कत है। साथ में है लेकिन एक तरीके से मन से वो भारतीय जनता पार्टी का एक तरीके से कार्यकर्ता है, संघ का कार्यकर्ता है, लेकिन सिंबल जो है वो शिवसेना का है। तो वो भूमिका कहाँ रखे अपनी, मतलब अपने पार्टी के तौर पर रखे या मन में जो पार्टी है उसके तौर पर रखे, ये भी एक कंफ्यूजन हो जाता है। वो पहले से ही बीजेपी के रहे हुए हैं और शिवसेना को शायद नहीं मिला होगा, तो अपना बीजेपी के साथ उनका अच्छा तालमेल है, पहले से है, वो बीजेपी के अच्छे कार्यकर्ता रहे हुए हैं, तो इसलिए उनको कोई दिक्कत तो आएगी नहीं, ऐसा मुझे लगता है कि भाई कि कुछ बातें बताना है या कुछ ये करना है तो वो आराम से निपटा सकते हैं अपना, ऐसा मुझे लगता है। वो पर कुल मिलाकर हम ये उम्मीद कर सकते हैं और ये आशा व्यक्त कर सकते हैं कि इन समितियों के माध्यम से आने वाले समय में जो विकास काम हो, तो एक तरीके से अब ये जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है क्योंकि सत्ता उसके हाथ में है, तो ये राजनीतिक गुणाभाग और आकलन देखने के बजाय वो सबका सर्वसमावेशी रूप से अगर सबको प्रतिनिधित्व दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल लेना चाहिए। देश शहर के बड़े नेता ये काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, आमदार लोग काम कर रहे हैं। अब इनकी जिम्मेदारी है नगर सेवकों की, शहर के नियोजन का और डेवलपमेंट का जवाबदारी इनकी है। अगर अपने प्रभाग में, अपने शहर में, अपने बस्ती में अगर कुछ होता है तो यही जिम्मेदार होते हैं, इन्हीं की तरफ जाता है। आमदारों और मंत्रियों से ज़्यादा इनका काम होता है, ये पब्लिक की आँख होती है। उससे मुझे लगता है कि इनकी जिम्मेदारी आमदार और मंत्रियों से ज़्यादा है। इन्होंने सोचना चाहिए, अगर एक एक प्रभाग अगर स्वच्छ होता है, डेवलप होता है, अच्छा होता है, तो उससे पूरे शहर का ये हो जाएगा। उस मुझे लगता है कि इनकी जवाबदारी है, इनको लेना, इन्होंने खुद होकर नागरिक के तौर पे काम करना चाहिए और पार्टी ने भी इनको फ्री हैंड देना चाहिए काम करने के लिए। आप ही की वो स्टोरी थी कि 102 नगर सेवक हैं, लेकिन सबको एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है वो प्रतिनिधित्व किसी न किसी समिति में दे देगी। इसके संकेत भी आपको याद होगा, आपने देखा का पदग्रहण सोहरा हुआ था, उसका एक बैनर तैयार किया हुआ था। उस बैनर में सभी लोगों के, यानी बीजेपी के ही सभी लोगों के फोटोज थे। उसमें एक फोटो और था जो कांग्रेस के शहराध्यक्ष विकास ठाकरे जी का फोटो था। तो ये एक संकेत था कि भाई सब मिलके शहर का विकास अपन कर सकते हैं, वो पार्टी का कुछ ये नहीं उसमें। तो और वो बैनर किसी पार्टी वार्टी का भी, उसमें कुछ कमल वमल बीजेपी का कोई सिंबल भी नहीं था। तो एक सर्वसमावेशक और सबके साथ मिलके शहर के विकास को आगे लेके जाना एक अच्छा संकेत उस दिन आपको दिखा होगा। तो मेरे ख्याल से लगता है कि वो बीजेपी उस हिसाब से चलेगी आगे 5 साल। और सवाल ये भी है कि सिर्फ विपक्ष के नेताओं में सिर्फ विकास ठाकरे की ही फोटो को स्पेस क्यों मिला? सवाल कुछ उठाए गए थे उस समय में कि भाई विकास ठाकरे जी का ही फोटो क्यों था उसमें, बाकी के भी अगर बाकी जैसे कांग्रेस के अगर लीडर्स लगा, लेकिन आमदारों का फोटो लेना था तो फिर नितिन राउत जी थे, उनका भी लगाना था, या फिर विपक्ष का लगाना था, उसी दिन विपक्ष नेता का भी पदग्रहण था, संजय महाकाळकर का, उनका फोटो लगाना था। तो उसको अच्छा किए गए थे, लेकिन एक अच्छा एक पहल एक अच्छी है उसमें से कि बाकी पॉलिटिकल बातें अगर बाजू में रख दिया जाए तो एक सर्वसमावेश सबके साथ आगे चलने का एक अच्छा संकेत है उसमें। हम ऐसे उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में जो नागपुर महानगर पालिका की सत्ता चलेगी, जैसे कि आपने उम्मीद जताई, आप दोनों ने उम्मीद जताई कि ऐसा होगा कि सर्वसमावेशी रूप से भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से जिस पर ये जिम्मेदारी है कि वो सत्ता चलाए, तो वो इस तरीके से वो सत्ता चलाएगी और सबका रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। और जो जिन नगर सेवकों को इन समितियों में मौका मिलेगा, हमें भी उनसे ये उम्मीद करना चाहिए कि राजनीतिक वजन बढ़ाने के तौर पर वो इस जिम्मेदारी को ना देखें, बल्कि शहर के विकास में वो किस तरीके से जो है अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं, उसमें अगर वो फोकस रह के काम करें तो और बेहतर जो है वो काम हो सकता है। रवि जी, राजेश जी, आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, हमने बातचीत की और ये समझने और समझाने की कोशिश की कि जो समितियां होती हैं उनका राजनीतिक तौर पर कितना महत्व होता है और किस तरीके से उस समिति के सदस्य जो है वो शहर के विकास में मदद कर सकते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।